नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने वन पंचायतों को किया सशक्त। वनाधिकारी की तर्ज पर वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंच भी दर्ज कर सकेंगे मुकदमा। प्रदेश की 5 झीलों का जल खतरे के स्तर पर। सचिव आपदा प्रबंधन ने दी जानकारी। झीलों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा डिस्चार्ज। मुख्य सचिव से आईटीबीपी के महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने की मुलाकात। बॉर्डर आउटपोस्ट से जुड़ी समस्याओं को किया साझा। और आगामी 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे 3 नए कानूनों को लेकर अल्मोड़ा और टिहरी में कार्यशालाओं का आयोजन। जिला न्यायालयों और पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा जागरूक। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और सशक्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायतों के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धक्काते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इनमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में इसे संशोधित किया गया। अब इसे मार्च 2024 में दोबारा संशोधित किया है। इसमें कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन जैसे मामलों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। जिसका मुख्य जो बिंदु है उसमें हम लोगों ने इनके अधिकार संपन्न किया गया है वन पंचायत सरपंचों को और पंचायती वनों को। इसमें मुख्य रूप से अगर कोई इसी प्रकार की घटनाएं या अपराध, वन अपराध जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो इनके वन पंचायत में होता है तो वन पंचायत सरपंच उनका जुर्म भी काट सकता है। और साथ ही में ऐसे कंपाउंडेबल ऑफेंस जो छोटे किस्म के होते हैं उनके लिए वो जुर्माना भी उनके ऊपर लगा सकता है, फाइन लगा सकता है। इसके साथ साथ जो वन उत्पाद वन पंचायत क्षेत्रों से निकलते हैं, झूला है, घास है, अन्य फल फूल है, उनकी परिवहन के जो रवन्य है वो रवन्य भी वन पंचायत सरपंच अपने स्तर से जारी कर सकता है। उत्तराखंड की 5 झीलों से प्रदेश को बड़ा खतरा हो सकता है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि वैज्ञानिक संस्थानों के अध्ययन के बाद राज्य में कुल 13 ऐसी झीलें चिन्हित की गई थीं जिनसे खतरा बना हुआ है। इन झीलों को जुलाई में डिस्चार्ज किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के आपदा के जोखिम से बचा जा सके। इनमें चमोली और पिथौरागढ़ की 5 झीलें ऐसी हैं जहां जल स्तर खतरे के लेवल पर पहुंच गया है और इन झीलों से कभी भी बड़े पैमाने पर रिसाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। इन 5 झीलों को वैज्ञानिक तरीके से डिस्चार्ज किया जाएगा ताकि आपदा का खतरा पैदा न हो। उसके लिए अभी एक्सपेडिशन हमारी जा रही है। एक तो वसुधरा लेक में एक्सपेडिशन जा रही है जिसमें कि GSI, IIRS, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, हमारे NDRF, ITBP सबकी एक पूरी टीम जा रही है स्टडी के लिए। और वहाँ पे किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाएगा उसको। उसके अलावा 4 लेक हैं पिथौरागढ़ में जो कि रिस्की है, हाई रिस्क लेक कह सकते हैं, जो कि कभी आउटपोस्ट बस्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है डाउनस्ट्रीम में। तो उसकी भी उसके लिए एक्सपेडिशन हम जुलाई में भेजेंगे। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधरा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं। उसके लिए जैसे ही ITBP की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसमें भी। एक ऊपर में आप कह सकते हैं धौली गंगा ऊपर में है 4 लेक, मवान लेक है और कुछ अनक्लासिफाइड है जिनको कि नामकरण नहीं हुआ है। तो एक वसुधरा है और 4 पिथौरागढ़ का इंक्लूडिंग मवान लेक। तो ये 5 लेक आइडेंटिफाई किया है कि फर्स्ट फेज में जो हाई रिस्क लेक्स हैं उससे एक्सपेडिशन भेज के अब उसकी मॉनिटरिंग के लिए और मिटिगेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे मौके पर ही और सेटेलाइट से उसको लिंक करेंगे। और मिटिगेशन के लिए वहाँ अगर लेक में ज़्यादा पानी होता है, बस्ट करने की संभावना बनती है, उसके लिए हम उसको डिस्चार्ज के लिए पाइप्स वगैरह डालेंगे। तो हमारी टीम जाएगी तो सबको इवैल्यूएट करेगी, वहाँ पैथीमेट्री करेगी, यानी लेक का कितना साइज़ है, कितना गहरा है, पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मिटिगेशन की कार्रवाई होगी।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से आईटीबीपी के महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने मुलाकात की। सचिवालय में हुई इस मुलाकात में आईजी संजय गुंजाल ने मुख्य सचिव को बॉर्डर आउटपोस्ट की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने सीमांत जनपदों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों से शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो सके। मुख्य सचिव ने आईटीबीपी को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। श्रीमती रतूड़ी के आग्रह पर आईटीबीपी के चिकित्सकों द्वारा बॉर्डर के ग्रामों में निवासरत स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा देने पर भी सहमति बनी। बैठक में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने और टेलीमेडिसिन के माध्यम से दुर्गम इलाकों को हेल्थ केयर से जोड़ने पर चर्चा की गई। आईजी संजय गुंजाल ने जानकारी दी कि आईटीबीपी स्थानीय किसानों से उनकी उपज की खरीद करने का भी प्रयास कर रही है। आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होने जा रहे 3 नए कानूनों को लेकर अल्मोड़ा न्यायालय के सभागार में दिनांक 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारी क्रमवार जनपद के अधिवक्ताओं को नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी कड़ी में नए कानूनों के प्रावधानों के विषय में जिला न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से हमारी भारतीय न्याय प्रणाली को लाभ मिलेगा और न्याय में भी सहायता मिलेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से जिन नए नए कानूनों का प्रतिपादन किया है, उन सारे कानूनों को भी सबको समाहित करते हुए हमारी संसद ने ये 3 नई संहिताओं का नवीनीकरण किया है। लगता है कि जनता के लाभ से तो कोई ज़्यादा विशेष सरोकार हम नहीं रखते हैं, लेकिन न्याय को जरूर लाभ होगा। जो हमारी जो न्याय प्रणाली है उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और जो हमारे सामने न्यायालयों के सामने जो मामले आएंगे उसमें लोगों को न्याय को सुलभ करने के लिए और न्याय के बिंदु पर पहुंचने के लिए अवश्यम भावी उसमें सहायता मिलेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता आजाद खान ने कहा, भारतीय दंड संहिता में ब्रिटिश काल से आज तक चले आ रहे कानूनों में बदलाव से देश की न्याय प्रणाली में सुधार आएगा। भारत में जो दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संबंधी जो कानून थे, ब्रिटिश टाइम के कानून थे, उनमें संशोधन किए गए थे कि आज के आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का भी उपयोग होता है न्यायालय में। उस संबंध में स्पष्ट कानून नहीं थे, कुछ बेल में और उसमें भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे। तो उसकी वजह से भारत सरकार ने जो नए दंड प्रक्रिया संहिता के लिए नए कानून 3 लागू करे हैं, जिससे क्रिमिनल जस्टिस के लिए आसानी होगी। नए कानून जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही साबित होंगे और इसमें आज के हिसाब से नए प्रावधान किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए पहले स्पष्ट प्रावधान नहीं था, तो आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, वीडियोग्राफी, इन सब के लिए भी एविडेंस एक्ट में प्रावधान है। वहीं 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में नई टिहरी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कार्यशाला आयोजित कर पत्रकारों को संबंधित कानूनों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाई के लिए तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। यह संशोधन नए सिस्टम में आसानी से कंप्यूटर से एफआईआर दर्ज करने और सीसीटीएनएस संबंधित अन्य कार्य करने में सहायता करेंगे। देखिए, जो हमारे 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से ये लागू हो रहे हैं और इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इसी संबंध में आज जो है ये मीटिंग रखी गई थी और इसमें पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशन में 1 तारीख को बहुत व्यापक स्तर पर ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और जो स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे, महिलाएं, ग्राम प्रहरी, ग्राम प्रधान और विभिन्न माध्यमों से ये प्रचार बड़े बृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कि जो आम जनता है उसको जागरूक किया जा सके नए कानूनों के बारे में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से
सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को भल्ला फार्म शामपुर से 84 ग्राम अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उधर चंपावत में भी पुलिस ने 840 ग्राम स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी शाहजहांपुर के निवासी हैं और पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 85 लाख रुपए आंकी गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस द्वारा इस वर्ष 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के तहत जनपद पुलिस चंपावत का कार्य लगातार जारी है, जिसमें अभी तक इस साल 38 मुकदमों में 53 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 2 करोड़ से ऊपर की हमारी रिकवरी है। कल हमारे एसओजी एनटीएफ और थाना बनबसा की टीम ने स्ट्रॉन्ग फार्म जो नेशनल हाईवे पे जो है उसके पास में 4 अभियुक्तों को 2 मोटरसाइकिल, 4 फोन और 840 ग्राम स्मैक के साथ में कल गिरफ्तार किया था। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये चारों ही जिनका नाम है मुकेश गोस्वामी, शिव ओम, रंजित और अनिल कुमार, ये चारों ही शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये पहाड़ी जनपदों में और नेपाल की तरफ ये स्मैक को लेके जा रहे थे। एलआईसी की 56वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 38वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि आलोक गुप्ता वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सलामी दी। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं, यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही हैं, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। उद्घाटन समारोह के बाद विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रोकल जैसी 15 प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिताओं में आगरा, हल्द्वानी, बरेली, अलीगढ़, इलाहाबाद, मेरठ, फैजाबाद, वाराणसी, देहरादून, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर मंडलों ने भाग लिया। एलआईसी के प्रादेशिक प्रबंधक नवीन कुमार ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के देहरादून मंडल में आयोजित हो रहे इन प्रतियोगिता में, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आए हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि लेट द बेस्ट विन, लेट द सेलेक्टर्स सेलेक्ट द बेस्ट, जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो सके और अल्टीमेटली जो है वो जो बेस्ट हो वो जीते और खेल की विजय हो, खेल भावना की विजय हो। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने वन पंचायतों को किया सशक्त। वनाधिकारी की तर्ज पर वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंच भी दर्ज कर सकेंगे मुकदमा। प्रदेश की 5 झीलों का जल खतरे के स्तर पर। सचिव आपदा प्रबंधन ने दी जानकारी। झीलों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा डिस्चार्ज। मुख्य सचिव से आईटीबीपी के महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने की मुलाकात। बॉर्डर आउटपोस्ट से जुड़ी समस्याओं को किया साझा।
और आगामी 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे 3 नए कानूनों को लेकर अल्मोड़ा और टिहरी में कार्यशालाओं का आयोजन, जिला न्यायालयों और पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा जागरूक। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।